नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी के बजाज एक बार फिर जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक नए चैप्टर आपके सामने। चैप्टर का नाम है जनन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखें जनन क्या है। अपने समान जीवों द्वारा संतति उत्पन्न करना, कि कोई जीव अपने समान संतति, अपने समान बच्चे उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है? जनन। हम देखें मानव छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न करता है, गाय बिल्ली बकरी सब छोटे छोटे जीव उत्पन्न करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधे बीज उत्पन्न करते हैं, ये सब क्या है? जनन। अब सबसे पहली जो चीज़ है कि किसी प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी नीड क्या है। तो जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन आवश्यक इसलिए है कि जनन के द्वारा जीव अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाता है। एक व्यक्ति या एक जोड़ा एक बच्चा पैदा करता है तो 3 हो जाते हैं, तो ऐसे अपनी क्या करता है? संख्या बढ़ाता है, जिससे उसकी पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। पीढ़ियाँ मतलब अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन कब होगी? जब जनन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन होगी, और पिछली वाली जनरेशन धीरे धीरे वृद्ध होकर समाप्त होती जाएगी। एक एज होगी जिसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार पीढ़ियाँ उसकी लगातार बनी रहती है। जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन द्वारा जाति का अस्तित्व ऐसे बनता है कि यदि जनन नहीं होगा तो नई संतति उत्पन्न नहीं होगी, नई संतति उत्पन्न नहीं होगी और जो पुरानी है, जो पुराने जाति के सदस्य हैं, वो एक एज के बाद समाप्त हो जाएंगे और वो जाति का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो जनन क्या करता है? जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल और लैंगिक यानी सेक्सुअल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक ही संतान उत्पन्न करता हो, संतति उत्पन्न करता हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की एक खास विशेषता होती है कि इससे क्लोन उत्पन्न होते हैं। क्लोन क्यों उत्पन्न होते हैं? कि लैंगिक जनन में उत्पन्न जितनी भी संतति हैं वो आपस में भी और जनकों से भी आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया की अनेक विधियां हैं और उन विधियों के आधार पर इनको प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखें द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है? कि ये एक कोशिका है, ये कोशिका विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ये 2 कोशिकाएं बन गई। अगर अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी है वो कोशिका विभाजन करता है तो 2 अमीबा बन गए। इस प्रकार से जनन क्या कहलाता है? द्विविखंडन। अगर ये 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कोशिकाओं का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? बहुविखंडन। तो द्विविखंडन में 2 कोशिकाओं का निर्माण और बहुविखंडन में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण। ये ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार पर, मुकुलन। मुकुलन क्या है? यीस्ट में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। ये एक यीस्ट की कोशिका है, इसके ऊपर छोटी सी एक अन्य कोशिका का निर्माण हो गया। ये जो नई कोशिका बनी है, नया भाग बना है, ये कहलाता है मुकुल या बड। ये बड कुछ दिनों बाद इससे पृथक हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये प्रक्रिया मुकुलन या बडिंग कहलाती है। बीजाणु द्वारा, बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, जेम्यूल स्पंज में। अब आता है कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो पादपों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के द्वारा नई संतति उत्पन्न होता है। पादपों के कायिक भाग क्या होते हैं? पादपों में 2 भागों में, पूरे पादप को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कायिक भाग, एक जनन भाग। जो लैंगिक जनन में भाग लेता है वो जनन भाग, बाकी सब कायिक भाग। तो जो कायिक भाग है उनको अगर उगाकर नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले पादपों के भागों को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। कि वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्ध, प्रोपोग्यूल। आलू में आँख, अदरक के प्रकंद। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। वैसे तो कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक
एक ही प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम अपनी विधियों को प्रयोग करें तो एक कृत्रिम भी हो सकता है। तो दो प्रकार में बांट देते हैं हम, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं। अगर जड़ का प्रयोग किया जाता है तो जड़ द्वारा, शीशम, सीरस, मुराया में तने का, तो तने अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे हम भूमिगत की बात करें तो कंद आलू, प्रकंद अदरक, केला, सलकंद, प्याज। अर्धवायवीय तने की भूस्थारी में दूब घास, अंतः भूस्थारी में पुदीना, भूस्थली में स्ट्रॉबेरी, भूस्थारी का जलकुंभी। वायवीय तने की बात करें तो गन्ना। ये उदाहरण हमको याद रखने हैं। पत्ती, ब्रायोफिल्म और बिगोनिया। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टान की जो पत्ती होती है, उस पत्ती में कुछ विशेष प्रकार की डिजाइन होती है, जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ऐसी प्रकार, तो ये जो स्थान होता है किनारे, पर्ण के किनारे, यहाँ पर कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और बिगोनिया में जो पर्णवंत और पर्णशिराएँ होती हैं, वहाँ पर कलिकाओं का निर्माण होता है। पुष्प की जो पत्र कलिकाएँ बनती हैं, जो संतति बना सकती हैं, तो ये पुष्प द्वारा भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो सकता है। अब आते हैं हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जब मानव के द्वारा कराया जाता है कोई भी प्रक्रिया जिसमें मानव कुछ प्राकृतिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करे, तो अपने आप ही हम क्या कह देते हैं उसको कृत्रिम। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन 3 विधियों द्वारा कराया जा सकता है। कर्तन यानी कटिंग, दाब लगाना यानी लेयरिंग, और रोपण यानी ग्राफ्टिंग। पहले हम सबसे पहले पहली विधि कर्तन की बात करते हैं, कटिंग की, जिसमें आप बहुत वाकिफ भी होंगे, जानकार भी होंगे कि कई बार गुलाब की कलम लगाने की बात हम करते हैं। इसमें पादप के किसी भाग को लेकर उसे भूमि में रोपित कर दिया जाता है, और ये जो पादप का भाग है, ये धीरे थोड़े समय बाद जड़ निर्माण कर लेता है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब इसमें विधि जो है वो कौन सा भाग हम पादप का प्रयोग कर रहे हैं उस आधार पर बांटी हुई है। स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग यानी पौधे के तने का प्रयोग करते हैं। इस विधि में पौधे के स्तंभ या टहनी के छोटे टुकड़े को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे नया पादप तैयार हो जाता है। टहनी के उस छोटे टुकड़े को हार्मोन में रखने से मूल निर्माण की प्रक्रिया में तेजी हो जाती है। हार्मोन ऑक्सिन जिब्रोलिन हार्मोन का एक मिक्सचर होता है, वो मूल निर्माण प्रक्रिया का इंड्यूसर्स होता है, तो उसमें रखने से प्रक्रिया में तेजी हो जाती है। मूल कर्तन, अगर हम जड़ का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, मूल कर्तन। इस विधि में किसी पादप की जड़ को भूमि के ऊर्ध्व स्थिति में, खड़ा, ऊर्ध्व मतलब खड़ा में, भूमि में रोप दिया जाता है, जिससे कलिकाएं में जड़ें निकलकर नए पादप का निर्माण करती हैं। अब दूसरी विधि आती है दाब लगाना। दाब लगाने में 2 प्रकार की विधियों का हम प्रयोग करेंगे, एक टीला दाब विधि और दूसरा वायु दाब विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं टीला दाब विधि की, कि ऐसे पौधे जिनमें बड़ी शाखा लचीली हो, उसको हम जमीन पर टच कर सकें, उसमें हम टीला दाब विधि का प्रयोग करते हैं। तो पौधे की ऐसी शाखा को जमीन में दबाया जाता है जिस पर क्या उपस्थित हो, परुसंधियाँ उपस्थित हो। पर और परुसंधियाँ आप जानते ही होंगे। जब ये परुसंधियों को हम भूमि में दबा देते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, उनको थोड़ा पानी प्रदान करते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती हैं, और जब ये अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाएंगी तो मूल पादप से इनको अलग कर दिया जाता है, नए पौधे का इसमें निर्माण हो जाता है। अगला है वायु दाब लगाना, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग की विधि को गूटी भी कहते हैं ना, अभी हम बताएंगे क्या कहते हैं, गूटी। ऐसा पौधा जिसकी शाखा हम भूमि तक नहीं ला सकते, उसमें हम इस प्रकार के जनन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम, जो हमारा पौधा है, मान लो ये हमारा एक पेड़ है और इसकी एक ये शाखा है, जिसको हम कायिक वायु दाब लगाना विधि से बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो छाल है उसको यहाँ से छील लेंगे और एक वलय का निर्माण कर लेंगे। इस वलय पर मिट्टी, गोबर आदि का लेप कर देंगे और पानी की उचित व्यवस्था रख देंगे।
बूंद बूंद पानी इसको प्रदान होता रहेगा और 2 से 3 महीने में इस भाग से जड़ें निकल जाएंगी। तब इसको इस मेन पार्ट से अलग कर लिया जाएगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? गूटी। ये जो निर्माण है, ये जो बनाया हमने, क्या कहलाता है? गूटी। तीसरी विधि है रोपण, ग्राफ्टिंग। अभी तक हम एक ही पौधे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम 2 अलग अलग प्रकार के पौधों का प्रयोग करेंगे। दोनों पौधों में एक विशेष गुण होगा और उन विशेष गुणों के आधार पर हम पौधों का चयन करेंगे। दोनों पौधों में विशेषता है। पहले पौधे को हम कहेंगे कलम। इस कलम में किस्म अच्छी है, मतलब कि इसकी उत्पादन क्षमता, कोई प्रॉफिट, जिसकी यील्ड अच्छी है, वो क्या कहलाएगा? कलम। इसके हम ऊपरी भाग का, बाहरी जो हमारा दिखने वाला तने और पत्ती वाला भाग होता है, उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा होगा स्कंद, स्टॉक। इस पर कलम लगाई जाएगी, निचले भाग, यानी इसका जड़तंत्र विकसित होगा, इसका प्रयोग करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 पौधे लेंगे। एक ही हमारा पौधा, इसको हम कह देते हैं कलम। दूसरा ये हमारा पौधा, इसको हम कह देते हैं स्कंद। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो स्कंद है, इसका ऊपरी भाग हम हटा देंगे। मैं एक सामान्य विधि बता रहा हूँ, ऊपरी भाग हम हटा देंगे। ठीक है। इस ऊपरी भाग हटाने के बाद ये वाला जो कलम है, इसको हम यहाँ से काट लेंगे और इसमें यूँ करके और इस पौधे को यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये यहाँ लग जाएगा और ये दोनों पौधे कुछ समय बाद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। आप लोगों को बड़ी कठिन लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा केवल उन पादपों में होता है जिनमें द्विबीजपत्री हो, जहाँ एधा पाई जाती हो, कैम्बियम हो और द्विबीजपत्री हो, वहाँ रोपण किया जा सकता है। रोपण की डिज़ाइन के आधार पर कई प्रकार बांटे गए। जिह्वारोपण, इसमें स्कंद तथा कलम को तिरछा 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, जिसके मध्य में एक चिरा लगा देते हैं ताकि एक दूसरे में फिट हो जाएं। इसे फिर रस्सी या ट्यूब की सहायता से बांध देते हैं। इसमें कुछ ऐसा हम टुकड़ा इसका काट लेते हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। फच्चरोपण, इस विधि में हम वी आकार का कलम को और उल्टा वेज, अभी मैंने बताया था कि हम एक को यूँ काट लेंगे और दूसरे को यूँ काट लेंगे, तो एक दूसरे में भी फिक्स हो जाएंगे। ये कहलाएगा फच्चर। मुकुट रोपण, ये एक, इसमें मुकुट रोपण में हम क्या करेंगे, एक बड़ा ये इसके अंदर, इसके अंदर अनेक क्या रोप देंगे, कलम रोप दी जाती है। कलिका रोपण, इस विधि में टी आकार, टी जानते हो, सभी जानते हैं टी, है ना, यूँ यूँ, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, टी बना देंगे। इसके अंदर जो है वो नई कलिका को रोप देंगे। ये सिर्फ जो इसके नाम दिए गए हैं उसको डिजाइन किस प्रकार से हमने उसको अटैच किया, इस आधार पर करते हैं। अब आते हैं हम लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन मैंने यहाँ बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि आगे वाले चैप्टरों में हम पादपों में और मानवों में अलग अलग लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। तो लैंगिक जनन, जब जनन की प्रक्रिया में 2 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में हम देखा था केवल एक जीव भाग लेते हैं, इसमें 2 जीव हो जाएंगे, एक नर और दूसरा मादा। तो इसे हम क्या कह देंगे, अलैंगिक से लैंगिक, यानी अलैंगिक में एक जनक और लैंगिक में 2 जनक। अंतर भी पूछे जा सकते हैं आपसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में, ये अंतर ही है एक तरीके से, आप इनसे अंतर बना भी सकते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है कि इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, मियोसिस। लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा। इसमें निषेचन भी होगा, फर्टिलाइजेशन, अगर अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो निषेचन भी होगा, उधर निषेचन नहीं होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, युग्मक जनन होगा, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मक जनन होगा, और युग्मक जनन होगा तो निषेचन होगा। निषेचन का मतलब क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन या संयोजन निषेचन कहलाता है। और जब निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा, और युग्मनज बनेगा वो क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, पुष्णीय भ्रूण बनाएगा, नर में मादा में जो गुण थे उनको आगे प्रदर्शित करेगा और उनके मिक्सचर से एक नए जीव का निर्माण करेगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। और एक विशेष
चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया है वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स।